बच्चों, हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम है क्षितिज। बच्चों, क्षितिज के अंतर्गत हम गद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। हमारा अध्याय है 17 और हमारे आज के जो लेखक हैं वो है भदंत आनंद कौशल्यायन। बच्चों, इनका नाम बहुत बड़ा है, भदंत आनंद कौशल्यायन। बच्चों, हम आज इस पाठ के अंतर्गत, जो कि हमारे पाठ का नाम है संस्कृति, हम संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृति क्या चीज़ होती है, संस्कृति शब्द कहाँ से आया है, संस्कृति शब्द संस्कृत भाषा से आया है और संस्कृति का यदि हम संस्कृति का संधि विच्छेद करते हैं तो संस्कृत प्लस इति होता है। संस्कृत प्लस इति इज इक्वल टू संस्कृति। तो देखो बच्चों, आज हम इस संस्कृति नाम के जो पाठ है इसमें सर्वप्रथम हम कवि का या लेखक का परिचय जानेंगे और तत्पश्चात हम पाठ का परिचय जानेंगे। सर्वप्रथम हम भदंत आनंद जी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो देखो बच्चों, सर्वप्रथम भदंत आनंद कौशल्यायन का जीवन परिचय जानेंगे, यानी इनका कहाँ जन्म हुआ, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, कौन से धर्म में ये पारंगत हुए, कौन सा धर्म इन्होंने अपना लिया, किस तरह कौन कौन सी इनकी पुस्तकें हैं और हम उनके बारे में सब चीज़ें जानेंगे। तो देखो बच्चों, भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म सन 1905 में पंजाब के अम्बाला ज़िले के सोहाना गाँव में हुआ था। कहाँ हुआ? पंजाब के अम्बाला ज़िले के सोहाना गाँव में इनका सन 1905 में आज़ादी से पहले इनका जन्म हुआ और इनके बचपन का नाम हरनाम दास था। देखो बच्चों, पंजाब में जन्म हुआ और इनका नाम हरनाम दास था। इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। कहाँ से बीए किया? उन दिनों जो बच्चों आजकल वर्तमान में लाहौर जो पाकिस्तान में है वो पहले हमारे भारत के पंजाब में था। वहाँ से इन्होंने वहाँ के नेशनल कॉलेज से इन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त की। अनन्य हिंदी से भी, यानी जब तक जीवन पर्यंत तक ये हिंदी की सेवा करते रहे, यानी हिंदी भाषा को इन्होंने सर्वोपरि माना और हिंदी भाषा की ये सेवा करते रहे। अनन्य हिंदी से भी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे। मतलब जब इनका जन्म पंजाब में हुआ, वहाँ ये पले बढ़े और तत्पश्चात इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और ये एक बौद्ध भिक्षु बन गए और इन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की। मतलब बौद्ध भिक्षु बनने के बाद में ये यायावरी हो गए। यायावरी का मतलब घुमंतु हो गए और इन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। हिंदू धर्म से इन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद में इन्होंने देश विदेश में यात्राएँ की और चारों तरफ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, लेकिन हिंदी की सेवा ये जीवन पर्यंत तक करते रहे। आगे देखो बच्चों, वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। बच्चों, वर्धा महाराष्ट्र में है और गांधी जी जो है बहुत लंबे समय तक महाराष्ट्र के वर्धा में रहे थे। वर्धा में इनका महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा आश्रम भी है। तो ये गांधी जी के साथ लंबे समय तक वर्धा में रहे और सन 1988 में इनका निधन हो गया। 1905 में पंजाब में इनका जन्म हुआ और 1988 में इनका निधन हो गया और ये बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने पूरे देश विदेश में घूम करके बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। साथ ही जीवन पर्यंत इन्होंने हिंदी भाषा की सेवा की। भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। यदि हम इनकी पुस्तकों को देखने चलें तो इनकी 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल ना सका, आहा ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। देखो बच्चों, ये इनकी रचनाएं हैं और इनकी 20 से भी अधिक जो ज़्यादा पुस्तकें हैं वो प्रकाशित हो चुकी हैं। बौद्ध धर्म दर्शन से संबंधित उनके मौलिक और अनूदित अनेक ग्रंथ हैं। इन्होंने बौद्ध धर्म में बहुत कुछ लिखा बच्चों, बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया और बौद्ध धर्म के ऊपर इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। बौद्ध धर्म का दर्शन, यानी बौद्ध धर्म का जो इनका दर्शन शास्त्र था उससे संबंधित अनेक मौलिक मतलब जो सत्यवादिता पर आधारित होती है और अनूदित मतलब जिन चीज़ों का अनुवाद किया जाता है, ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। बच्चों, बौद्ध धर्म की जो कथाएं हैं वो जातक कथाओं के रूप में प्रसिद्ध है, तो जातक कथाओं का भी इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है। आगे देखो, देश विदेश के भ्रमण ने भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। बहुत सामान्य सी बात है, यदि कोई व्यक्ति सारी जगह घूमेगा और सब जगह का अनुभव प्राप्त करेगा तो वो क्या हो जाएगा? अनुभव से युक्त हो जाएगा। इसी प्रकार जब भदंत जी ने देश विदेश में भ्रमण किया तो उनका जो अनुभव था वो व्यापक अनुभव हो गया। उन्हें बहुत सारी चीज़ों का अनुभव हो गया और उनकी सृजनात्मकता, यानी उनकी सृजन करने की जो शक्ति थी, लिखने की जो उनके अंदर विशेष इच्छा थी, वो और भी ज़्यादा समृद्ध हो गई, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई।
उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। देखो बच्चों, जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य किया, वैसे ही उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में, केवल अपने ही देश में नहीं, बाकी अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। अब देखो बच्चों, हमारा जो पाठ है संस्कृति, उसमें क्या आया है क्षितिज पाठ्य पुस्तक में, हम पहले वो जान लेते हैं। इसमें देखो संस्कृति से संबंधित एक निबंध आया है, उसको हम देखेंगे। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। बच्चों, बहुत समय से हम जब से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ समझते आ रहे हैं, तब से हम देख रहे हैं संस्कृति और सभ्यता दो शब्द हैं। क्या तो संस्कृति है, क्या सभ्यता है। क्या संस्कृति ने सभ्यता से जन्म लिया है, क्या सभ्यता ने संस्कृति से जन्म लिया है, या संस्कृति और सभ्यता दोनों एक है, या सभ्यता और संस्कृति दोनों अलग अलग है। देखो बच्चों, ये बहुत ही एक जटिल प्रश्न है। हम संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं। संस्कृति किसे कहते हैं? जीवन जीने के तरीकों को संस्कृति कहते हैं। सभ्यता किसे कहते हैं? जीवन जीने के तरीके को सभ्यता कहते हैं। संस्कृति क्या है? संस्कृति हमें क्या है? पूर्वजों से प्राप्त हुई है। सभ्यता क्या है? सभ्यता भी हमें पूर्वजों से प्राप्त हुई है। देखो, इनमें कितना मतलब की एक जैसी लगती है, इनमें कहीं असमानता नहीं है, लेकिन संस्कृति अलग है और सभ्यता अलग है। सभ्यता है जो संस्कृति से आती है। कहाँ से आती है? संस्कृति से आती है। जो संस्कृत व्यक्ति होता है, जो किसी चीज़ में, किसी चीज़ की मतलब अपने ज्ञान से किसी चीज़ को यदि वो बनाता है, आविष्कार करता है, तो वह संस्कृत व्यक्ति होता है। मतलब अपनी उस ज्ञान के अंदर वो संस्कृत होता है, और वो जब संस्कृत यानी जब वो संस्कृति बन जाता है, वो संस्कृत, उसका आविष्कार जब संस्कृति बन जाता है, और जब वो मतलब नीचे वाले लोगों को जब वो मिलता है, तो वो एक सभ्यता के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हम जो सामान्य भाषा में कहते हैं कि जीवन जीने की जो कला है वो सभ्यता और संस्कृति है, हमारी जो परिभाषा है वो ये है। लेकिन वास्तविकता में क्या है? वास्तविकता में ये है सभ्यता है जो संस्कृति से हमें प्राप्त होती है। और संस्कृति कौन बनाता है? जो संस्कृत व्यक्ति होता है वो संस्कृति को बनाता है। बच्चों, ऐसी ही कुछ बातें हमारे इस निबंध में आई है, जिनको हम समझेंगे कि संस्कृति और सभ्यता क्या है। शायद मेरे समझाने से अब भी आप लोगों को कुछ हो रहा होगा कि क्या संस्कृति है, क्या सभ्यता है, अभी भी कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन हम इस पाठ के माध्यम से, इस निबंध के माध्यम से संस्कृति और सभ्यता दो अलग चीजें हैं, उनके बारे में हम यहाँ समझेंगे। तो देखो बच्चों, संस्कृति का निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। यानी हमारे बीच में बहुत सारे जटिल प्रश्न हैं। क्या संस्कृति है? संस्कृति कैसे बनी? संस्कृति से सभ्यता कैसे बनी? या क्या सभ्यता है कि सभ्यता से संस्कृति बनी, या संस्कृति से सभ्यता बनी? उस चीज़ को हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। यानी सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं, इस निबंध में ये बताया गया है। दोनों एक ही वस्तु है अथवा दोनों अलग अलग है। यानी सभ्यता और संस्कृति एक है या दोनों अलग अलग है। वे क्या कहते हैं? वो सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। अब आप बच्चों यहाँ इसको समझो, मतलब जो लेखक हैं हमारे, वो ये कहते हैं सभ्यता है जो संस्कृति का परिणाम है। यानी सभ्यता बाद में आई, संस्कृति पहले बनी, तो संस्कृति उच्च है और सभ्यता है जो संस्कृति से निकली हुई है लेखक के अनुसार। और वो ये भी कहते हैं कि मानव संस्कृति है जो अविभाज्य वस्तु है, यानी उसे बांटा नहीं जा सकता। जो संस्कृति बन गई है उसे कभी भी हम तोड़ नहीं सकते हैं, उसका बंटवारा नहीं कर सकते हैं। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। यानी संस्कृति बट कैसे सकती है? उनके अनुसार संस्कृति कभी भी बट नहीं सकती। जो लोग संस्कृति को बांटने का प्रयास करते हैं अपनी परिभाषाओं के माध्यम से, वो उनके ऊपर लेखक को आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में, लेखक की दृष्टि में, जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है वह न सभ्यता है और न ही संस्कृति है। यानी वो चीज़ जो मनुष्य का कल्याण नहीं करती है, मनुष्य को गलत रास्ते पे ले जाती है, और जो मनुष्य को क्या करती है, मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, वह ना तो सभ्यता है और ना ही वह संस्कृति है। सभ्यता और संस्कृति क्या है? ये हमें जीवन जीने की कला को सिखाती है। क्या सिखाती है? जीवन जीने की कला को सिखाती है। अब बच्चों, हमारा जो पाठ है संस्कृति, जो हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तक में आया है, उसको हम यहाँ पढ़ना
शुरू करते हैं। देखो बच्चों, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द है सभ्यता और संस्कृति। लेखक कह रहे हैं जो दो शब्द जो हमें सबसे कम समझ में आते हैं, क्या आते हैं? सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका सबसे अधिक उपयोग होता है, वो जो दो शब्द है संस्कृति और सभ्यता। आप में से बैठ करके जब हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं तो कोई बच्चा सोच सकता है कि संस्कृति किसे कहते हैं। आप भी मन में सोचोगे पता नहीं ये संस्कृति क्या शब्द है और सभ्यता क्या शब्द है। संस्कृति से संस्कार भी बने हैं बच्चों। कई बार आपने घर में सुना होगा कि एक लोगों को आपस में बातचीत करते हुए कि उसमें तो बिल्कुल ही संस्कार नहीं है, ये बच्चा तो बहुत संस्कारवान है, ये बच्चा संस्कारहीन है। तो ये जो संस्कार शब्द है ये भी संस्कृति से आया है। कहाँ से आया है? संस्कृति। तो ये दो शब्द है। और सभ्यता क्या है? सभ्यता हम इसको दो भाग में बांट लेते हैं, सभ्य और असभ्य। सभ्य लोग क्यों होते हैं भाई? जिनके पास भौतिक सुख सुविधाएं हैं, जिनको नमस्ते करने का मतलब थोड़ा उनको सभ्यता है कि वो सभ्यता से रह रहे हैं, साफ सफाई से रह रहे हैं, अच्छे से रह रहे हैं, उनके रहन सहन का तरीका अच्छा है, वो है सभ्य लोग। और जो ना तो रहने सहने का तरीका है, ना खाने पीने का तरीका है, सामान इधर उधर बिखरा हुआ है, कई बार घर में भी कितने असभ्य हो, पूरा सामान फैला रखा है, नहीं। तो सभ्यता क्या है? सभ्यता भी जीवन जीने का ही तरीका है। और संस्कृति क्या है? संस्कृति जीवन जीने की कला है। तो हम यहाँ इसको परिभाषा को संस्कृति और सभ्यता को दो भागों में बांट देंगे। संस्कृति जीवन जीने की कला है और सभ्यता क्या है? जीवन जीने का तरीका है। अब आपको ये दोनों परिभाषाएं याद रखनी है कि जीवन जीने की कला को संस्कृति कहते हैं और जीवन जीने के तरीके को हम सभ्यता कहते हैं। यही बात इस पाठ में बतलाई गई है। अब आगे देखो, जब इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, विशेषण लग गए दो, एक तो भौतिक विशेषण, एक आध्यात्मिक विशेषण। जैसे हमने सभ्यता के आगे दो तरीके के शब्द लगा दिए, भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता। भौतिक सभ्यता यानी रहने सहने का तरीका, खान पान का तरीके से रहना। एक छोटा सा उदाहरण है, हम स्कूल से आए, विद्यालय से आए और हमने अपने जूता एक उधर खोला और एक इधर खोला, खोल के पटक देते हैं नहीं कि मम्मी आएगी अपने आप उठाएगी, ये असभ्यता है। तो ये वो भौतिक सभ्यता क्या है? हम सामान को ढंग से रखें, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, ये सब चीज़ें भौतिक सभ्यता में आती हैं। और आध्यात्मिक सभ्यता किससे कहते हैं? आध्यात्मिक सभ्यता उसे कहते हैं बच्चों जिसमें आत्मा का मिलन होता है परमात्मा से। जो लोग अध्यात्म की तरफ जाते हैं और बिल्कुल जीवन से क्या हो जाते हैं? निर्लिप्त हो जाते हैं। जो क्या है? जीवन जीने के एक ढंग को सभ्य तरीके से जीते हैं, उसे हम कहते हैं आध्यात्मिक सभ्यता। तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज़ है अथवा दो वस्तुएं? इसको हम पुनः देख लेते हैं बच्चों। देखो, इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ हमें समझ में आया है, जो सभ्यता और संस्कृति का हमें थोड़ा बहुत जो अर्थ समझ में आया है, वह भी गलत सलत हो जाता है ना। हमने अब सभ्यता को भी दो भागों में बांटा है, भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता में। क्या ये एक ही चीज़ है भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता अथवा दो वस्तुएं? आध्यात्मिक का अर्थ होता है बच्चों आत्मा या आत्मा से संबंध रखने वाला। आध्यात्मिक का अर्थ होता है परमात्मा या आत्मा से संबंध रखने वाला। आगे देखो, यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? अंतर का मतलब होता है बच्चों दोनों में क्या भेद है। हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए, अब हम संस्कृति और सभ्यता को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। यानी उस समय की कल्पना कीजिए जब आदि मानव का किससे साक्षात नहीं हुआ? अग्नि देवता से। यानी कि उसको आग जलाना नहीं आता था, वो कच्चा ही मांस खाया करता था। उस समय की कल्पना कीजिए। आज क्या है? आज तो घर घर में चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले पहल मतलब सर्वप्रथम आग का आविष्कार किया होगा, वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। आविष्कार करता मतलब खोज करने वाला। और साक्षात का अर्थ होता है बच्चों आंखों के सामने या प्रत्यक्ष। अब देखो, लेखक यहाँ कहना चाहते हैं उस समय की कल्पना कीजिए जब मानव ने आग का आविष्कार करना नहीं सीखा, और जब सीखा और उसका अग्नि देवता से जब तक साक्षात मतलब उसका साक्षात नहीं हुआ, साक्षात मतलब उन्होंने अग्नि को देखा नहीं, तब तक की बात यदि हम करें तो आज घर घर में चूल्हा जलता है। आज तो हमारे घर घर में गैस जलती है, चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल यानी सबसे जब जिसने आग का आविष्कार किया होगा, वो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा
बच्चों आज हम जो आविष्कार करते हैं ना, वो हम पुराने आविष्कारों के ऊपर आविष्कार करते हैं। जो पुराने आविष्कार हो चुके हैं उनके ऊपर हम आविष्कार कर रहे हैं। लेकिन जिसने सबसे पहले आग का आविष्कार किया होगा वो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा, नहीं कि आग को कोई जानता ही नहीं था, उस चीज़ का इन्होंने आविष्कार किया। अथवा उस समय की कल्पना कीजिए कि जब मानव को सुई धागे का परिचय नहीं था, जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के 2 टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। यानी कि देखो, लेखक कहना चाहते हैं जिसने आग का पहल आविष्कार किया वो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। उसके साथ ही यदि उस समय की बात, जब हमको सुई धागा, ना हम सुई जानते थे ना हम धागा जानते थे, लोग पहले के आदि मानव तो कपड़े भी नहीं पहनते थे, लेकिन धीरे धीरे उसने जब आविष्कार किया, मानव की बुद्धि ने काम करना जब शुरू किया, तो उसने सुई के लोहे के टुकड़े को कैसे घिस के पहना किया, पीछे छेद बना के उसमें धागा डाला, और जब उसने 2 कपड़ों को सील करके एक वस्त्र बनाया होगा पहनने के लिए, तो वो कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। बच्चों आज के ज़माने में जब हम जी रहे हैं, हमें अपने आप को बहुत खुशनसीब मानना चाहिए कि हमें सब चीज़ें, हमारे पास सारी भौतिक वस्तुएं, सारे सुख साधन हैं, ये सब क्या है, ये हमको किससे मिली हुई है, हमारे पूर्वजों से संस्कार के रूप में या संस्कृति के रूप में मिली हुई है, जिन्हें हम सभ्यता के रूप में जी रहे हैं। आगे देखो बच्चों, इन्हीं 2 उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति। पहले उदाहरण में क्या आया था कि कोई व्यक्ति विशेष ऐसा होगा जिसने आग का आविष्कार किया होगा, यानी कि उसमें ऐसी कोई शक्ति होगी, उसकी दिमाग में ऐसी कोई बुद्धि होगी जिससे उसने आग का आविष्कार किया। और दूसरी चीज है और इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। पहला है आग का आविष्कार, दूसरा है सुई धागे का आविष्कार, यानी आग का आविष्कार करने वाले की शक्ति और सुई धागे का आविष्कार करने वाले की शक्ति। ये केवल शारीरिक शक्ति की बात नहीं हो रही है बच्चों, ये बुद्धि की शक्ति की बात हो रही है, विवेक की शक्ति की बात हो रही है कि उस व्यक्ति के अंदर कितनी बुद्धि होगी जिसने आग का आविष्कार किया, जिसने सुई धागे का आविष्कार किया। कौन सोच सकता था? आप सोच सकते हैं इसी चीज को कि 2 कपड़ों को सीलने के लिए या नया वस्त्र बनाने के लिए सुई धागे का आविष्कार कैसे हुआ होगा, या किस प्रकार उन्होंने इसका आविष्कार किया होगा। आगे देखो, जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। देखो बच्चों, अब लेखक यहाँ संस्कृति की क्या परिभाषा कह रहे हैं कि जिस योग्यता, जिस प्रवृत्ति, योग्यता मतलब क्षमता, प्रवृत्ति मतलब स्वभाव, आदत या व्यवहार, और प्रेरणा का मतलब है मन में उत्पन्न उच्च विचार जो प्रेरक बुद्धि प्रदान करे, और बल का अर्थ है शक्ति। देखो बच्चों, ये 4 चीज़ है, यानी व्यक्ति ने कैसे आविष्कार किया होगा, वो इन 4 चीज़ों के मतलब बल के ऊपर उन्होंने आविष्कार किया। योग्यता यानी व्यक्ति में इतनी क्षमता थी, उसके मस्तिष्क में क्षमता थी, जब उसने क्या किया, इन चीज़ों का आविष्कार किया। प्रवृत्ति यानी उसका स्वभाव, उसकी आदत और उसका व्यवहार। उसका स्वभाव क्या हो गया था, अब वो कच्चा मांस खाने लायक नहीं रहा, उसका स्वभाव हो गया था, मतलब ये तो मानव स्वभाव है कि जो जीव है वो कई तरीके के स्वाद मांगती है, तो उस मानव स्वभाव के अनुसार, मानव की आदत के अनुसार और उसके व्यवहार के अनुसार। तीसरा है प्रेरणा, प्रेरणा मन में उत्पन्न विचार, यानी उसके मन में ऐसे विचार आए होंगे कि क्यों ना मैं कुछ ऐसी चीज़ बना करके खाऊं जिससे कि मुझे अच्छा स्वाद आए, तो ये मन में उत्पन्न विचार जो उसको प्रेरक बुद्धि प्रदान करे, यानी प्रेरणा वाली बुद्धि प्रदान करे। साथ ही बल पर यानी दिमाग की जो शक्ति है उस पर आग और सुई धागे का आविष्कार हुआ। बच्चों, ये आविष्कार कोई सहज ही नहीं हो गया, ये मानव के अंदर योग्यता, प्रेरणा, प्रवृत्ति और बल जब एक साथ आए तो उन्होंने सुई धागे और आग का आविष्कार किया, और यही आविष्कार है जो व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। ये आविष्कार है जो क्या है, ये आविष्कार व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। और उस संस्कृति के द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। अब देखो बच्चों, हमारे यहाँ दोनों की परिभाषा आ गई लेखक के अनुसार, यानी जिस चीज़ का आविष्कार किया व्यक्ति विशेष ने वो है हमारी संस्कृति, यानी उसने अपनी संस्कृति के अनुसार आविष्कार किया। उसकी प्रेरणा ने, उसकी जो प्रवृत्ति थी उसने, उसकी योग्यता ने और उसके बल ने उसे क्या दिया, हिम्मत दी, और उसके अनुसार ही सुई धागे का आविष्कार हुआ, और वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। और जब इस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ
मतलब अब इस संस्कृति से आगे और आविष्कार हुए होंगे, तो जो आविष्कार हुआ और जो चीज़ उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, यानी अपने लिए भी बनाई आग का आविष्कार और अपने आने वाले वंशज के लिए भी आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। वो क्या है? सभ्यता। जिस सभ्यता को हम आज जी रहे हैं और घर घर में चूल्हा जल रहा है, गैस जल रही है, हर तरह की चीज़ हम पका करके खा रहे हैं। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक और वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता करता होगा। यानी लेखक कह रहा है जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक परिष्कृत का मतलब शुद्ध किया हुआ या साफ किया हुआ। लेखक यहाँ बताना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी शुद्ध की हुई होगी, साफ की हुई होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक वैसा ही शुद्ध आविष्कार करता होगा। यानी जो पहला व्यक्ति था उसने अपने मन में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं रखा, अपने मन को बिल्कुल परिष्कृत रखा, बिल्कुल साफ रखा और साफ रख करके उसने इन चीज़ों का आविष्कार किया और अपने आने वाले वंशजों के लिए वो एक आविष्कारकर्ता बन गया। आगे देखो तो बच्चों, अभी हम जो आधुनिक उदाहरण देखते हैं उसे देखते हैं। कैसे? हमने अभी क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि जो किसी चीज़ की खोज करता है वो संस्कृत व्यक्ति है, और जो लोग उस चीज़ को पा लेते हैं नीचे वाले वंशज, वो क्या कहलाते हैं? वो सभ्य कहलाते हैं, यदि हम सभ्यता से उस चीज़ को काम में लें अच्छी तरीके से। तो अभी हम एक उदाहरण लेके देखते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। सभी जानते हैं, न्यूटन ने बताया था ना, विज्ञान में आपने पढ़ा होगा, विज्ञान विषय में, कि जो पृथ्वी है उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण का बल है, जिससे सारी चीज़ें क्या होती है? ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, कोई भी चीज़ नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाती है। ये आपने पलायन वेग वगैरह ये सब विज्ञान में पढ़े हैं। तो हम यह देखते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था, हम सबको पता है इस चीज़ का। वह संस्कृत मानव था। कैसा मानव था? संस्कृत मानव। सर्वप्रथम, हालांकि हजारों टाइम से लोग देखते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं कि सारी चीज़ें नीचे गिर रही है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि सब चीज़ें नीचे क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती। लेकिन न्यूटन ने ये बात को देखा कि क्यों वो पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, लेटे लेटे जब एक सेव नीचे गिर गया, सेव के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, तो उसके दिमाग में एक बात आई कि सारी चीज़ें नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं चली जाती। ये बात और लोगों ने क्यों नहीं सोची? ये बात केवल न्यूटन ने ही क्यों सोची? क्योंकि न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। क्यों? क्योंकि वह एक संस्कृत मानव था। अब जो आविष्कार करता है उसे हम संस्कृत मानव मानेंगे। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है। युग मतलब समय का, और आज के समय का भौतिक विज्ञान का जो विद्यार्थी होता है वो सभी जानते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है कि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वबल लगता है, इसलिए सब चीजें नीचे की तरफ आती है, पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है। परिचित है यानी कि सभी जानकार है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा हो। न्यूटन ने तो केवल क्या बताया था? न्यूटन ने केवल इतना सा बताया था कि पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है, उस शक्ति से जितनी भी चीज़ें हैं वो पृथ्वी के ऊपर आ जाती है। न्यूटन ने केवल इतना बताया, वो हमारा संस्कृत व्यक्ति था। अब आगे इस चीज़ से सभी भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन उससे जो आगे हुआ, आगे की जो खोज हुई, उससे न्यूटन अपरिचित था। न्यूटन ने उससे आगे खोज नहीं की। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सके, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। अब न्यूटन ने जो खोज कर दी, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की खोज कर दी, अब आगे जो उनके नीचे जो इतने भी विद्यार्थी आए और जितने भी वैज्ञानिक आए, उन्होंने उसमें और भी खोज कर ली कि पृथ्वी के अंदर ये सतह होती है, इन सतहों में ये बल लगता है, पृथ्वी के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र होता है, और ये बहुत सारी चीज़ों की खोज कर ली। लेकिन फिर भी हम उन लोगों को सभ्य कह सकते हैं, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हम उनको सभ्य कह सकते हैं जो आज के विद्यार्थी हैं, आज के वैज्ञानिक हैं, लेकिन हम उन्हें संस्कृत नहीं कह सकते। क्योंकि संस्कृत व्यक्ति कौन है? संस्कृत व्यक्ति न्यूटन है, जिसने शुरुआत की थी, जिसने शुरुआत में बताया था कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण के कारण सारी चीज़ें नीचे की तरफ आती है। उसके बाद की जितनी भी खोज हुई है और जो उसके नीचे के अनेक विद्यार्थी हैं, उसके जो वंशज है जिन्होंने खोज की है, जितने भी वैज्ञानिकों ने खोज की है, उनको हम सभ्य कह सकते हैं, लेकिन हमें उन्हें न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते हैं। अब आप आगे देखो, आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। मैंने आपको पहले भी बताया, ज्वाला का मतलब होता है बच्चों आग या अग्नि, कदाचित का मतलब कभी या शायद। आग का आविष्कार क्यों
किया गया। जीभ का स्वाद और पेट की अग्नि यानी भूख की अग्नि की वजह से आग का आविष्कार किया गया। हमारे पास हमारे जो मुख्य चीज़ें हैं, एक मानव के लिए बता रही हूँ, उसका मुख्य जो आधार है जीवन जीने का, उसको 2 टाइम का खाना चाहिए यानी 2 समय का खाना, और पहनने के लिए वस्त्र, और रहने के लिए एक छोटा मकान। ये हमारी जो है बहुत ज़रूरी जो आवश्यकताएं हैं, जो मतलब दैनिक आवश्यकताएं हैं वो है। जबकि एक प्राणी को एक मतलब जैसे हम स्ट्रीट डॉगी देख लो, बच्चों जो गली में रहते हैं उनको क्या है, उनको केवल खाने को चाहिए, रहने सोने ये उनको सब अपने आप देता है ईश्वर। तो लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो आविष्कार हुए हैं वो मनुष्य ने केवल अपनी इच्छाओं के बल पर किए, अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए किए। आग के आविष्कार में कदाचित का मतलब है कभी पेट की अग्नि की प्रेरणा ही ये कारण रही होगी। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा होगा। शीतोष्ण मतलब सर्दी गर्मी। बच्चों, सर्दी गर्मी जानवरों को भी लगती है, लेकिन सब ये ईश्वरीय और प्राकृतिक वरदान है। भगवान ने इंसान को, मानव को बहुत अच्छी बुद्धि और समझदारी देकर के भेजा है कि सर्दियों में वो कैसे अपने तन को ढक लेता है, और गर्मियों में अभी आप देख रहे हो कितनी भौतिक सुख सुविधाएं, एसी चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, है ना। तो लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितनी भी सभ्यताएं बनी है, वो मानव की इच्छाओं के अनुरूप ही बनी है। तो सुई धागे का आविष्कार में किस चीज़ का योगदान रहा? सर्दी गर्मी का, शीतोष्ण यानी सर्दी गर्मी का, और शरीर को सजाने में इस प्रवृत्ति का विशेष योगदान रहा कि हम इस तरीके के कपड़े पहन करके बहुत सुंदर लगे। ये एक मानव की प्रवृत्ति रही है। अब कल्पना कीजिए आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ है तो रात के जगमगाते तारों को देखता है। अब मनुष्य ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए क्या कर लिया? अपने पेट भरने के साधन भी बना लिए, पहनने के लिए उसने तन ढकने के लिए सुई धागे का भी आविष्कार कर लिया। अभी उसके पास घर नहीं है तो वो क्या कर रहा है? खुले आकाश के नीचे लेटा हुआ है और नीचे सोया हुआ है, और रात के उन जो जगमगाते हुए तारे हैं उनको देख रहा है। आसमान में रात के टाइम में जो तारे होते हैं, अपने यहाँ तो बच्चों बहुत रोशनी रहती है जहाँ एकदम अंधेरा होता है, और जब हम रात में आकाश की तरफ देखते हैं तो लाखों करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में हमको तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं। तो उस व्यक्ति को केवल अब नींद क्यों नहीं आती? पेट भी भर लिया, कपड़े भी पहन लिए, लेकिन अब उसको केवल नींद इसलिए नहीं आती क्योंकि वो यह जानने के लिए परेशान है आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। यानी हम मेरे सिर पे उसने पेट भी भर लिया मानव ने अपनी इच्छा के अनुसार, मानव ने अपनी इच्छा के अनुसार तन भी ढक लिया, लेकिन मानव की क्या है? मानव की जो प्रवृत्ति है वो आगे से आगे जानने की है। क्या है? जिज्ञासु प्रवृत्ति है। मानव प्रवृत्ति जिज्ञासु प्रवृत्ति है। तो अब वह ये जानने के लिए परेशान है आखिर ये मोती से भरा हुआ थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। जननी मतलब जन्म देने वाली। केवल पेट भर लेना और तन को ढक लेना ये ही हमारी जननी नहीं है हमारी संस्कृति की। हमने आग का आविष्कार किया, हमने सुई धागे का आविष्कार किया, केवल हमें यहाँ तक ही मनुष्य नहीं रुक सकता है। मनुष्य जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, उसे और भी अधिक संस्कृत बनना है, उसे और भी अधिक आविष्कार करने हैं। तो वो क्या करता है? वो जो आकाश जो तारों से भरा हुआ है उसकी तरफ देख के सोचता है कि मोतियों से भरा हुआ ताल आखिर है क्या। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। यानी जो मानव संस्कार युक्त है, जिस मानव के अंदर जिज्ञासा है, जिस मानव में योग्यता है, प्रवृत्ति है, बल है, शक्ति है, वो व्यक्ति कभी भी निठल्ला यानी खाली नहीं बैठ सकता है। उसे कुछ ना कुछ करते रहने की इच्छा होती है। पेट भरना, तन ढकना, इन सब के अलावा भी अभी वो सोच रहा है कि ये जो खुला आकाश है इसमें इतने सारे ये जो मोती है ये क्या चीज़ है आखिरकार। अब वो इसके बारे में जानने की प्रवृत्ति बना रहा है। यानी कि वो निठल्ले का मतलब है वो खाली नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश यानी एक बहुत बड़ा भाग हमें संस्कृत आदमियों से ही मिला है। हमारी जो सभ्यता का एक अंश है यानी एक हिस्सा है जो हमें किससे मिला है? हमें संस्कृत आदमियों से मिला है। यानी जो हमारे संस्कृत पूर्वज थे उनसे हमें ये प्राप्त हुआ है। देखो बच्चों, आपने बच्चों में देखा होगा कोई बच्चा बहुत ही जीनियस, बहुत ही प्रतिभाशाली होता है। कई बार हमने देखा है कि उसके जो माता पिता होते हैं वो इतने प्रतिभाशाली नहीं होते हैं, लेकिन बच्चा बहुत प्रतिभाशाली होता है। कारण हो सकता हो उसकी दादा दादी, उसकी नाना नानी की तरफ से उसमें कुछ जीन्स आए हों। मतलब हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर ने जितने भी मानव बनाए हैं, हर मानव के अंदर क्या है? जिज्ञासु प्रवृत्ति है। तो लेखक के अनुसार संस्कृत व्यक्ति वही है जो कोई नई चीज को ढूंढता है, कैसे
परिष्कृत हुए मन से, यानी साफ मन से, अच्छी प्रवृत्ति से, अच्छी योग्यता से, अच्छे बल से, अच्छी समझदारी से, और जब वह अपना किया हुआ आविष्कार यानी संस्कृति वाला जो आविष्कार है, अच्छा आविष्कार है, अपने नीचे वंशजों को दे जाता है, वह जो वंशज उस आविष्कार का उपभोग करते हैं वह कहलाती है सभ्यता। क्या कहलाती है? वह सभ्यता। तो बच्चों, आज हमने यहाँ संस्कृति और सभ्यता के बारे में और संस्कृत व्यक्ति के बारे में जाना। आप इसको यहाँ तक पढ़िए। अगला जो पाठ है, हम आगे इस पाठ का जो अगला हिस्सा है उसे हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।